देखिए, हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी बैटरीज के बारे में चर्चा की थी। प्राथमिक बैटरियां जिनमें आपको लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल जिसे कहते हैं, और मरकरी सेल की क्रियाविधि एवं उसकी संपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दी। नेक्स्ट आज अपन बात करेंगे सेकेंडरी बैटरीज की। सेकेंडरी बैटरीज की यदि हम बात करें, द्वितीयक बैटरियां, ये द्वितीयक बैटरियां इस प्रकार की बैटरियां होती हैं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ लगातार अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा आपको प्रदान करते रहते हैं, लेकिन यदि वो डिस्चार्ज हो जाए, क्रियाकारक पदार्थ उसमें ख़त्म हो जाए, तो उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इस प्रकार से ये बैटरियां उपयोग के लिए ऊर्जा की दृष्टिकोण से लंबे समय तक उपयोग में ली जा सकती हैं। इन द्वितीयक बैटरियों में हम दो प्रकार की बैटरियों की बात करेंगे। एक तो है सीसा संचायक सेल और एक होती है निकेल कैडमियम सेल। ये तो आप जानते ही हैं, द्वितीयक बैटरियों में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, अग्र एवं प्रतीत। जैसे क्रियाकारक पदार्थ जो होते हैं, क्रियाकारक अभिक्रिया करके वैद्युत ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे, वैद्युत ऊर्जा, और ये वैद्युत ऊर्जा जब तक मिलती रहेगी जब तक क्रियाकारक पदार्थ उसमें है। पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे तो विद्युत ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। फिर इन्हें आप पुनः क्रियाकारकों को पुनः आवेशित कर सकते हैं। ये निरावेशन होता है, निरावेशन, उसके पश्चात में पुनः आवेशन, दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं इनके अंतर्गत होती हैं। सबसे पहले हम सीसा संचायक सेल की बात करें। सीसा संचायक सेल जिसे आप नॉर्मली गाड़ियों की बैटरियां जो होती हैं वो सीसा संचायक सेल होते हैं। घरों में लगे इन्वर्टर जो होते हैं वो सीसा संचायक सेल होते हैं। इनमें एक सेल की वोल्टता लगभग 2 वोल्ट होती है। ऐसे 3 से 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे अधिकतम 12 वोल्ट तक की वोल्टता आप प्राप्त एक बैटरी से कर सकते हैं। इसकी संरचना की, बनावट की और क्रियाविधि की बात करेंगे हम। देखिए, सीसा संचायक सेल जो होता है इसमें लेड एनोड का कार्य करता है। लेड की ग्रिड होती है इस तरीके से, और इनके एकांतर क्रम में ये लेड की ग्रिड है, पीबी ग्रिड, ये एनोड का कार्य करती है, और इनके बीच में लेड एवं एंटीमनी पीबी एवं एसवी एंटीमनी से बनी एक जाली होती है। उस जाली के अंतर्गत भरा होता है PbO2 जो कैथोड का कार्य करता है। PbO2 का कैथोड होता है। ऐसे ये लेड, फिर लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो ये एनोड का कार्य करता है और ये कैथोड का कार्य करता है। इसके विद्युत रोधी एक पात्र में बंद कर दिया जाता है और टर्मिनल यहाँ निकाल दिए जाते हैं, प्लस माइनस जो भी है, जैसे भी
तो ये एनोड और कैथोड के रूप में इस प्रकार से कार्य करती है। और इन ग्रेडों के मध्य में ये जो लेड की और लेड ऑक्साइड की जो ग्रेड है, इनके मध्य में 38% H2SO4 का विलयन भरा जाता है। इनके मध्य में 38% H2SO4 का तनु विलयन भरा जाता है। अब बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की, मैकेनिज्म की। तो देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले H2SO4 जो होता है वह आवेशित होता है या आयनित होता है इस तरीके से 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। H प्लस आयन ये प्रदान करता है। यदि हम निरावेशन की बात कर रहे हैं, निरावेशन या निरावेशित अभिक्रिया जो होती है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये लेड जो होता है Pb ऑक्सीकृत होगा, तो ये SO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ +2 आ गई, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये तो हो गई आपकी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। फिर बात करेंगे हम PbO2 H प्लस आयनों के साथ संयुक्त होगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करेगा, प्लस SO4 2 माइनस को ग्रहण करेगा, इज इक्वल टू बनाएगा PbSO4 प्लस 2H2O। इस तरीके से इसका निरावेशन हो जाता है, अर्थात Pb एवं PbO2 PbSO4 में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ये अभिक्रिया चलती रहती है, हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। यदि जब ये Pb एवं PbSO4 Pb एवं PbO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बात करेंगे H2SO4 का, इसका जो घनत्व होता है, जो इसमें H2SO4 है उसका घनत्व यदि कम हो जाएगा तो बैटरियां चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में अब देखिए, जब आप इसको पुनः आवेशित करेंगे तो पुनः आवेशित करने की जो रिएक्शंस हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। पुनः आवेशित करना, पुनः आवेशित करेंगे तो आप विद्युत ऊर्जा प्रदान करेंगे, इसको विद्युत ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Pb प्लस SO4 2 माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से PbSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे इसमें, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस, ये पुनः आवेशित होने की प्लस H2SO4 बनेगा, सॉरी H2SO4 पुनः आवेशित होने की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो पुनः Pb एवं PbO2 आप प्राप्त कर सकते हैं। Pb एवं PbO2 जब प्राप्त हो जाएंगे, लेड एवं लेड ऑक्साइड इसमें बन जाएंगे, तो इससे पुनः वही विद्युत ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। इनकी नेट अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, इसकी नेट अभिक्रिया लिख सकते हैं। इसकी नेट अभिक्रिया कैसे लिखेंगे आप? Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2। सीधी देखिए, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2O।
इस तरीके से इसकी संपूर्ण सेल रिएक्शन होगी। ऐसे ही इस अभिक्रिया को भी आप जोड़ के लिख सकते हैं। इस प्रकार से जब अभिक्रिया होती है तो एक सेल द्वारा, एक सेल तो इसका बनेगा Pb और PbO2, एक सेल द्वारा, इस एक सेल द्वारा लगभग 2 वोल्टता प्राप्त होगी आपको। तो ऐसे 3 या 3 से 6 तक के सेल आप एक बैटरी में रखेंगे तो आपको 12 वोल्ट तक की वोल्टता प्राप्त होगी। इस बैटरी का दोष केवल इतना ही है कि ये जो PbSO4 बनता है और फिर हम पुनः आवेशित करते हैं तो PbSO4 क्या है, इन इलेक्ट्रोडों पर जम जाता है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रोडों पर जम जाता है तो कुछ, इसका अधिकांश भाग तो खैर पुनः आवेशित करने पर Pb एवं PbO2 में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ क्रिस्टल इसके इस पे जमे ही रह जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये जमता रहता है और इसकी सेल की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो इस सेल का उपयोग बार बार किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है और इसकी आयु दीर्घ होती है, 2 से 3 साल तक इनको उपयोग में लिया जा सकता है। और सामान्यतः इन सेलों का उपयोग कहाँ करते हैं हम? गाड़ियों की बैटरियों के रूप में या घर में लगे इन्वर्टर के रूप में इन बैटरियों का उपयोग किया जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए आप, द्वितीयक बैटरियों की बात कर रहे हैं। द्वितीयक बैटरियों में सीसा संचायक सेल पढ़ रहे हैं। सीसा संचायक सेल पुनः आवेशन की अभिक्रिया इसमें होती है। इसमें एक सेल लगभग 2 वोल्ट तक की वोल्टता प्रदान कर सकता है और ऐसे 3 से 6 सेलों को यदि जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाए तो 12 वोल्ट तक की वोल्टता आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसकी बनावट की। तो बनावट में लेड की ग्रिड होती है जो एनोड का कार्य करती है। दूसरी ग्रिड होती है लेड एवं SV एंटीमनी से बनी जालीनुमा संरचना होती है, जिसके अंतर्गत लेड ऑक्साइड बड़ा होता है जो कैथोड का कार्य करता है। ऐसे ही एकांतर क्रम में इन ग्रिडों को व्यवस्थित कर दिया जाता है। इन ग्रिडों के मध्य में 38% H2SO4 का विलयन डाल दिया जाता है। मैकेनिज्म क्रियाविधि की बात करें तो निरावेशन क्रिया की बात करेंगे। H2SO4 सबसे पहले H+ और SO4 2- में चेंज होगा और लेड SO4 2- के साथ अभिकृत होकर ऑक्सीकृत होकर लेड सल्फेट बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये लेड ऑक्साइड जो होता है ये H+ आयनों को ग्रहण करता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, SO4 2- को ग्रहण करेगा, PbSO4 बनाता है और H2O बनाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया चलती रहती है, हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इस संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें, दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4 इज इक्वल टू लेड सल्फेट प्लस H2O। अनवरत रूप से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, लेकिन जब ये विद्युत ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दें तो इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित करेंगे तो आप लेड सल्फेट जो होता है उसमें अपचयन अभिक्रिया, अपचयन ये होती है ऑक्सीकरण। अपचयन अभिक्रिया में लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एवं लेड एवं SO4 2- आयनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से लेड सल्फेट ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और लेड ऑक्साइड एवं H2SO4 का निर्माण करता है। इन सेलों का यदि दोष की बात आ जाए, कई बार पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चन कि सीसा संचायक सेल का कोई दोष लिखिए, तो सीसा संचायक सेल में दोष केवल इतना सा ही होता है कि उसमें ये जो बनने वाला PbSO4 है लेड एवं लेड ऑक्साइड की ग्रिड पर जमा हो जाता है। इसके पुनः आवेशित करने पर ये पूरा लेड एवं लेड ऑक्साइड में चेंज नहीं होता, थोड़े बहुत क्रिस्टल इसके लेड सल्फेट के रूप में उन ग्रिडों पर एकत्रित हो जाते हैं जो धीरे धीरे उसकी क्षमता को कम करते रहते हैं। यदि इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, इसके गुणधर्म या विशेषता की बात की जाए तो ये इस प्रकार का सेल बार बार में उपयोग लिया जा सकता है। इसकी दक्षता उच्च होती है और इसे 2 से 3 साल तक उपयोग में लिया जा सकता है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम निकेल कैडमियम सेल। देखिए दूसरा सेल है अपना निकेल कैडमियम सेल। सबसे पहली बात तो ये है कि इन सेलों की जो वोल्टता होती है वो लगभग 1.4 वोल्ट के आसपास होती है। इन सेलों का उपयोग मोबाइल, की बैटरी इत्यादि में किया जाता है। इन सेलों में होता क्या है, कैडमियम का एनोड होता है, कैडमियम का एनोड एवं निकेल ऑक्साइड का कैथोड होता है। खर्चीले ज़्यादा होते हैं लेकिन लंबे समय तक ये उपयोग में लिए जा सकते हैं। इन सेलों की रिडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो इन सेलों में CD कैडमियम OH माइनस आयनों के साथ अभिकृत होता है और CdOH का होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड रिएक्शन होती है इसकी, एनोड रिएक्शन। इस प्रकार से कैडमियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे कैथोड रिएक्शन की तो निकेल कैडमियम सेल में कैथोड NiO2 का होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा और NiOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है प्लस 2OH माइनस 2H2O आप यहाँ यूज़ करेंगे तो ये निकेल हाइड्रोक्साइड बनेगा और 2OH माइनस आयन बनेंगे। 2OH माइनस आयन पुनः अभिषेचन की क्रिया में यहाँ कैडमियम के साथ में काम आएंगे, फिर ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ये अपचयन अभिक्रिया होती है। यदि दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ दें रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। CD + NiO2 इज इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से इसकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जब ये दोनों सॉलिड होते हैं, जब ये निरावेशित हो जाता है तो पुनः इसको जब चार्ज पुनः विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करके इन्हें चार्ज किया जा सकता है। ये सेल महंगे होते हैं लेकिन लंबे समय तक इन्हें उपयोग में लिया जा सकता है। निकेल कैडमियम सेल। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक होते हैं ईंधन सेल, इन सब से अलग फ्यूल सेल या ईंधन सेल की बात करें हम। ईंधन सेल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छे सेल होते हैं। इनमें लगातार यदि ईंधन प्रवाहित करते रहें हम तो ये लगातार विद्युत का उत्पादन करते हैं और ये पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती हैं। ऐसे सेलों में ईंधनों का दहन होता है, परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा बनती है। इन सेलों में हम बात करेंगे एक बेकोन सेल। सबसे पहले बेकोन नामक वैज्ञानिक ने एक सेल बनाया था जिसे बेकोन सेल कहते हैं। बेकोन सेल में कार्बन एवं टाइटेनियम से बने 2 सेरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। इन दोनों सेरंध्र इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम चूर्ण अल्प मात्रा में भरा जाता है।
जो सेल अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों में किसके बने हैं ये? कार्बन व टाइटेनियम के बने होते हैं, या आप ऐसे लिख दें कार्बन प्लस Ti, टाइटेनियम के बने होते हैं। और इनको एक पात्र से ऐसे परिबद्ध कर दिया जाता है, इस प्रकार से इन दोनों सेलों के मध्य दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में वैद्युत अपघट्ट जैसे NaOH या KOH डाल दिया जाता है। KOH का जलीय विलयन डालना है। इधर से आप हाइड्रोजन गैस उच्च दाब पर प्रवाहित करवाएंगे, इधर से ऑक्सीजन गैस उच्च दाब पर प्रवाहित करवाएंगे। इस तरीके से ये पूरा बंद संरचना होती है। यहाँ H2O वाष्प को निकलने के लिए स्थान होता है। ये इसकी बनावट है, इसकी संरचना है। देखिए वैकुंठ सेल या ईंधन सेल में कार्बन या टाइटेनियम के बने 2 सेरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। सेरंध्र इलेक्ट्रोड हैं ये, इनमें रंध्र युक्त है। ये सेरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें प्लेटिनम चूर्ण डाला जाता है। यह प्लेटिनम का महीन चूर्ण इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अम्लीय या क्षारीय विलयन जैसे KOH या NaOH डाल दिया जाता है, जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इन सेलों में H2 तथा O2 गैस उच्च दाब पर सेरंध्र इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है। O2 एवं H2 गैस इसके अंतर्गत प्रवाहित की जाती है विद्युत अपघट्ट के अंदर। किसके द्वारा? सेरंध्र इलेक्ट्रोडों के द्वारा। इस सेल की रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती हैं। O2 प्लस 4OH माइनस H2 प्लस 4OH माइनस इज इक्वल टू 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बात करेंगे हम 4 H2O बनेंगे, 2 H2 ले लेना आप, तो 4 H2O। ये एनोड अभिक्रिया होती है इस सेल की, एनोड रिएक्शन। एनोड पर ये इलेक्ट्रोड जो है एनोड का कार्य कर रहा है और ये कैथोड का कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन गैस आपने प्रवाहित करवाई। हाइड्रोजन गैस इस विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉनों OH माइनस आयनों से अभिकृत होगी, H2O बनाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। फिर O2 गैस जो होती है यह 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ अभिकृत होगी और ये भी H2O का 4 OH माइनस का निर्माण करती है। 2 और 2 4 OH माइनस आयनों का निर्माण करती है। ये आपकी रिएक्शन होती है कैथोड रिएक्शन। यदि रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O जलवाष्प। फाइनली 2 H2O आपके पास शेष बच जाते हैं। ये 2 H2O इस छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इन सेलों में लगातार ईंधन का प्रभाव किया जाए तो लगातार विद्युत प्राप्त की जा सकती है। इन सेलों का उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों पर ऐसे सेलों का उपयोग किया जाता है। ये सेल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ये जो जलवाष्प निकलती है, जल जो निकलता है, इसको अंतरिक्ष यात्रियों
के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इन सेलों से 1.299 वोल्टता प्राप्त होती है। ऐसे बहुत से सेलों को, अनेक सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ऐसे अनेक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो इन सेलों से लगभग 1 किलोवाट के आसपास विद्युत ऊर्जा प्राप्त आसानी से की जा सकती है। इन सेलों में हाइड्रोजन के स्थान पर मीथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि गैसों का भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये फ्यूल सेल की कहानी ख़त्म। नेक्स्ट बात करेंगे हम संक्षारण, कोरोजन। ध्यान से देख लेना, कई बार पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बात करेंगे हम संक्षारण की। संक्षारण या कोरोजन। देखिए संक्षारण क्या होता है। जब कोई धातु वायु के संपर्क में आती है, वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आती है, वायुमंडलीय नमी के संपर्क में आती है, तो वो धातु ऑक्साइड MO, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फेट, धात्विक हैलाइड MX, धात्विक कार्बोनेट इत्यादि किसी में भी परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें होती हो, धातु का जिसमें ऑक्सीकरण होता हो, यदि धातु वायुमंडलीय गैसों और नमी के संपर्क में आने पर धात्विक ऑक्साइड या धात्विक सल्फेट या धात्विक हैलाइड या धात्विक कार्बोनेट इत्यादि में परिवर्तित हो जाती है और उससे धातु क्षीण होती है, तो इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अतः धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिक जैसे धात्विक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट इत्यादि में परिवर्तन धातुओं का संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कॉपर पर हरी परत का चढ़ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, जैसे लोहे में जंग लगना, कॉपर पर हरी परत का चढ़ना, या चांदी का बदरंग होना संक्षारण के महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको यहाँ पढ़ना है लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी भी गई है और इम्पोर्टेंट भी होती है। देखिए लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि किस प्रकार से आप देखेंगे, किस प्रकार से लोहे में जंग लगती है। लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि, ध्यान देंगे आप। लोहा, आयरन वायुमंडल में जब पड़ा रहता है और वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आता है, वायुमंडलीय नमी के संपर्क में आता है, तो ये धीरे धीरे इस पर एक अलग परत सी छा जाती है और ये क्षीण होता जाता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं जनरली। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, यह वायुमंडलीय नमी से क्रिया करती है और H2CO3 नाम से एक कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। ये कार्बोनिक एसिड बहुत हद तक लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी होता है। जंग लगने की क्रियाविधि में आयरन जो होता है, लोहा,
यह एनोड का कार्य करता है, Fe2+ बनाता है, +2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ये एनोड रिएक्शन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीकृत होगा, Fe2+ आयन बनाएगा। इसके साथ साथ ये जो H2CO3 है, ये 2H+ प्लस CO3 2- आयनों में भी विभक्त हो सकता है, क्योंकि एसिड है और वैद्युत अपघट्ट होता है। तो वैद्युत अपघट्ट H+ और CO3 2- में आयनित हो जाता है। ये H+ जो होते हैं, 2H+ वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप 4H+ ले सकते हैं और 2H2O का निर्माण इस प्रकार से यहाँ होता है। ये आप 2 Fe ले लीजिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ जाएंगे। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है आपकी कैथोड रिएक्शन। दोनों अभिक्रियाओं को यदि आप जोड़ते हैं तो अभिक्रिया बनती है आपके पास 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इज इक्व टू 2Fe2 प्लस 2H2O। अब इस प्रकार से ये Fe2+ जो बन रहा है, ये लोहे को छीण करता जाता है और ये Fe2+ वायुमंडलीय ऑक्सीजन से पुनः क्रिया कर लेते हैं H+ की उपस्थिति में ही। तो Fe2O3 का भी निर्माण करते हैं। देखिए किस प्रकार से, Fe2+ प्लस O2 प्लस H2O इज इक्व टू Fe2O3 प्लस H+। अब ये Fe2O3 जो है पुनः H2O से क्रिया करेगा और Fe2O3.XH2O का निर्माण करता है, जो जंग का मुख्य उत्पाद होता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं हम। लोहे में जंग लगने के लिए मुख्य रूप से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं वायुमंडलीय नमी इनके लिए उत्तरदायी होती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह वायुमंडलीय नमी से क्रिया करके H2CO3 अम्ल का निर्माण करती है। यह अम्ल H+ आयन और CO3 2- आयनों में विभक्त हो जाता है। लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि में लोहा स्वयं एनोड का कार्य करता है, तो आयरन स्वयं एनोड का कार्य करता है। आयरन Fe2+ आयनों में परिवर्तित होता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को H+ आयन ऑक्सीजन के साथ में ग्रहण करता है। H+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में ग्रहण करेगा, फिर जल का निर्माण करता है। ये एनोड रिएक्शन हो जाती है, कैथोड रिएक्शन हो जाती है। इस प्रकार से दोनों रिएक्शनों को जोड़ देंगे तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये Fe2+ आयन जो है, ये Fe2+ आयन पुनः वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के साथ में रिएक्शन करेंगे, Fe2O3 का निर्माण करते हैं। Fe2O3 का पुनः H+ आयन यहाँ प्रदान कर देगा, ये H+ पुनः प्रदान कर देगा, तो ये पुनः ये रिएक्शन चलती रहेगी। फिर ये Fe2O3 जो है बने हुए जल के साथ में फिर रिएक्शन करते हैं और Fe2O3.XH2O का निर्माण करते हैं, जो जंग का मुख्य उत्पाद होता है। इसी संक्षारण के लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए या किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए आपको निम्न उपाय करने चाहिए। इसको ध्यान से देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे, कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम जंग से बचाव के उपाय। जंग से कैसे बचाव किया जाए। सबसे पहली बात, विद्युत रोधी लेपन करें आप।
या उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर, उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर। कोई भी धातु है जिसको आपको जंग से बचाना है तो उस पर आप ऑयल पेंट कर दीजिए या किसी भी उससे अधिक अपचयन विभव वाले धातु की परत चढ़ा दीजिए, या फिर जैसे ऑयल पेंट या ग्रीस लगाकर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। एक बलिदानी सुरक्षा होती है, जिसे अपन बलिदानी बचाव कहते हैं। बलिदानी बचाव में क्या होता है, जिस धातु को आपको जंग से बचाना है उस पर कम अपचयन विभव वाली धातु का लेपन कर देंगे आप। जैसे लोहा जो होता है उस पर जिंक की परत चढ़ा देंगे आप, तो उसे आसानी से जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि जिंक लोहे से अधिक सक्रिय होता है और जिंक का संचारण लोहे से पहले होगा। जैसे आपने कोई भी लोहे की पदार्थ है उसको बचाना है तो जिंक की परत चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो यदि संचारण की बात आएगी तो संचारण जिंक का पहले होता है, क्योंकि उसके अपचयन विभव का मान आयरन से कम होता है। एक आप कैथोड सुरक्षा दे सकते हैं या जंगरोधी पदार्थ उसमें डाल करके, जंग रोधी पदार्थ कुछ ऐसे फास्फेट या क्रोमियम लवण होते हैं जो जंग रोधी विलयन का कार्य करते हैं। जैसे सोडियम फॉस्फेट के साथ किसी धातु को उबालते हैं या लोहे को उबालते हैं तो उसके चारों तरफ एविले आयरन फास्फेट एविले सुरक्षा परत बना लेता है, जिससे H+ आयनों का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। सोडियम फॉस्फेट विलयन में आप लोहे को डालेंगे फिर उसको निकाल लेंगे, सोडियम फॉस्फेट एविले एक फॉस्फेट परत उसके ऊपर बन जाएगी जो H+ आयन उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी पदार्थ को जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर की सॉल्यूशन। कल हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन की। तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको ईमानदारी के साथ आपको करना है, और यदि किसी न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं।